केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर यात्रा है वो कितनी सुरक्षित है। लोग जो हैं अपनी आंखों देखी भी शेयर कर रहे हैं। आज तक से कई लोगों ने बातचीत की, उसमें उन्होंने अपना आई विटनेस काउंट बताया और उनका कहना था कि जो हेली ऑपरेटर्स जो हैं वो यूकाडा और डीजीसीए की जो गाइडलाइंस हैं उनको ताक पर रख रहे हैं। और क्या ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि 11,000 फीट के पास केदारनाथ धाम में जिस तरह से चॉपर्स लगातार उड़ान भरते हैं उन पर लगाम लगाई जाए, उन पर एक कंट्रोल मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाए। इस हादसे के बाद यूकाडा और उत्तराखंड सरकार किस तरह से कदम आगे बढ़ा रही है, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूकाडा की सीईओ सोनिका मीना जी। उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। जी धन्यवाद। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये जो हादसा हुआ इसके बाद आपने कार्रवाई की और आर्यन एविएशन पर एफआईआर भी दर्ज होती है और इसके बाद जो डीजीसीए ने आर्यन एविएशन के जो लाइसेंसेज हैं उनको रद्द किया है। 2 और पायलट्स हैं उनको सस्पेंड किया है अगले 6 महीने के लिए। लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये यात्रा जो है वो बिना एटीसी, बिना रडार्स और बिना किसी मैकेनिज्म के उड़ रही है, तो उसमें यूकाडा का रोल कितना होता है और डीजीसीए का कितना रोल है? तो ये हेली ऑपरेशंस काफ़ी सालों से चल रहे हैं और ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, 9 ऑपरेटर्स हम चयन करते हैं टेंडर के माध्यम से और रेट्स हम डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि इससे लोगों को असुविधा ना हो। और उसके बाद हम इनको एम्पैनल कर लेते हैं कि ये जो हमारे 3 जगह पे हेलीपैड हैं, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी, वहाँ से ये फ्लाइंग करेंगे। इनके स्लॉट्स डिफ़ाइन होते हैं। जब ये सब प्रक्रिया हो जाती है फिर हम डीजीसीए को इन्फॉर्म करते हैं कि ये ऑपरेटर्स हैं, ये हेलीपैड्स हैं और इनकी क्लियरेंस फॉर एयरवर्दीनेस फॉर फ्लाइंग दी जाए। जब वो यहाँ पे आते हैं एक एक हेलीपैड का इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट होता है। उसके बाद फिर हेलीपैड की क्लियरेंस, विमानों की क्लियरेंस, पायलट्स का एंडोर्समेंट, ये सारी प्रक्रिया जो है डीजीसीए द्वारा की जाती है। जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद फिर ये फ्लाइंग हमारे यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा क्योंकि टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, टोपोग्राफी और वेदर की कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं यहाँ पे, और मूवमेंट में आप देखेंगे तो जो नीचे के हेलीपैड्स हैं हमारे, जो गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा है, वो हमारे जो केदारनाथ जी के हेलीपैड है वहाँ जाते हैं तो वैली काफ़ी नैरो हो जाती है और बहुत सडन क्लाउड फॉर्मेशन का वहाँ पे हमेशा रिस्क बना रहता है। इसके क्रम में हमारे यहाँ वेदर सर्विलांस के कैमरेज लगा गए हैं, करीबन 14 कैमरेज हमारे वेदर सर्विलांस के हैं। उसमें कंटिन्यूसली वेदर की मॉनिटरिंग होती रहती है कि भाई वेदर किस तरह का है, और वो पायलट के पास भी होता है। पायलट के पास एक वेदर की ऐप होती है जिसपे वो चेक करते हैं, प्लस जो मैनुअल जो डिटेल है, क्योंकि सडन फॉर्मेशन है तो रियल टाइम डेटा के लिए जो हमारे यहाँ पे हेलीपैड्स, स्पेशली एरो का हेलीपैड है, वो बिल्कुल उस नेक पे है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन पायलट्स के पास जाती रहती है, फोटोग्राफ्स जाती रहती हैं। इस तरह से हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है ओवर अ पीरियड कि रियल टाइम कैसे डेटा मिल जाए। एक हो रहा है कि आपको कल कैसा मौसम रहेगा या घंटे 2 घंटे बाद कैसा मौसम रहेगा। एक तो ये, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक मिनी वेदर स्टेशन भी लगा हुआ है, वो भी पूरी डिटेलिंग देता रहता है। लेकिन रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये मैकेनिज्म भी वहाँ पे अपना रखा है। क्या वेदर वार्निंग के बाद आप फ्लाइट्स को रोक नहीं सकते? वेदर वार्निंग के बाद जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो फ्लाई नहीं करती हैं। मोर और लेस जब भी वेदर ख़राब होता है, टेक्निकली डीजीसीए ऑफ सर्कुलर क्लियरली कहता है कि जो पायलट है विल हैव टू टेक अ कॉल कि वेदर की कंडीशन अगर ख़राब है ही विल नॉट फ्लाई ओनली। और ये ऑफन मोर और लेस हमारे यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स भी फॉलो करते हैं और हमारे द्वारा और डीजीसीए द्वारा भी इसके क्रम में समय समय से इंस्ट्रक्शंस जारी होते हैं। तो वेदर का मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि वेदर बहुत सडन चेंज होता है और जो उसकी क्लाउड फॉर्मेशन है वो बहुत सडन हो जाती है, क्योंकि वैली जो है बहुत मतलब डिफ़िकल्ट वैली है। तो उसी के क्रम में जब इस तरह की चीज़ें, जैसे कल का जो हादसा हुआ, वो जो दिखने में आ रहा है, जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन पड़ रहा है वो यही है, क्योंकि डीजीसीए भी इसकी जांच करेगा, एआई भी इसकी जांच करेगा, लेकिन यही कि भाई सडन क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। सडन क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। लेकिन मैम, करीब 9 ऑपरेटर्स हैं जो केदारनाथ में शटल सर्विस करते हैं। उसके अलावा सहस्त्रधारा में जो चार्टर्ड सर्विस करते हैं वो भी करीब 11-12 ऑपरेटर्स हैं जो उड़ान स्कीम में भी उड़ान भरते हैं और पूरे 4 धाम के लिए अलग अलग पैकेजेस में करते हैं। तो इसके बाद भी आपको नहीं लगता इतने बड़े नेटवर्क के बाद एटीसी नहीं है और रडार सिस्टम्स नहीं हैं, इसके लिए यूकाडा क्या कर रहा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो पार्ट है ड्यूटीज़ का उसमें आता है, तो किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं?
तो एटीसी के लिए हमारे द्वारा पत्राचार किया गया है भारत सरकार को कि एटीसी की यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की फिजिबिलिटी भी चेक कर ली जाए और कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश होना है, किस तरह से एस्टैब्लिश होना है, ये भी देख लिया। कब हुआ था ये पत्राचार? ये पूर्व में पिछले सालों में होता रहा है और अभी रिसेंटली मैंने पिछले हफ्ते भी एक पत्राचार इसके बारे में किया है। इसके अलावा भी जैसे के रूट्स डिफाइन होते हैं, जो कि एआईबी का सुझाव भी था हमको, तो वो के रूट्स के लिए भी पत्राचार हमारे द्वारा किया गया है। और इसके अलावा जो मेड डिपार्टमेंट है, अब क्योंकि रियल टाइम डेटा किस तरह से मिल पाए उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इसमें किया जा सकता है वो किया जाए। पूरे दिन में अगर पीक सीज़न में देखें तो करीब 400 के आसपास उड़ानें भरी जाती हैं, और अब जो क्योंकि हादसे हो रहे हैं तो डीजीसीए ने इस पर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी, जिसमें उड़ानों को कम कर दिया गया। फ़िलहाल जो डीजीसीए के नॉर्म्स थे, कई यात्रियों ने हमसे बात की और उनका कहना है कि 7 से ज़्यादा सवारियां बिठाई जा रही थी और सनराइज़ से पहले उड़ानें भर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स। उसके साथ साथ जो इनकी सॉर्टीज़ होनी चाहिए, 1 घंटे में 2 से ज़्यादा सॉर्टीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लगातार एक के बाद एक। इस हादसे में भी जो बात सामने आई है कि एक हेलीकॉप्टर के पीछे 2-2 हेलीकॉप्टर जा रहे थे, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूकाडा और डीजीसीए, क्योंकि ये तो बिल्कुल हाथ से निकल गया। डीजीसी ऑफ सर्कुलर, जब हमारी एसओपी डिफाइन होती है तो डीजीसी सर्कुलर जारी करता है जिसके अंदर सब नॉर्म्स होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वैली में जो ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हैं, लेड डाउन है कि 4 जो चॉपर्स हैं वो वैली में रहेंगे, एक लैंडिंग और एक वहाँ मतलब इन और आउट के यहाँ पे रहेंगे। तो टोटल 6 चॉपर्स ही वैली में रह सकते हैं, उसके ऊपर वैली में चॉपर्स नहीं रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि किस तरह से ये रोस्टर बना के फ्लाई करते हैं, तो अभी जो रीसेंट अगर मैं सर्कुलर की बात करूं डीजीसीए का, तो उसमें स्लॉट्स भी क्लियर हैं कि 1 घंटे में किस तरह से सॉर्टीज़ की जाएंगी। जैसे अगर हम सिरसी की बात करें तो सिरसी में 4 सॉर्टी 1 घंटे में होंगी, टाइमिंग के अनुसार डीजीसीए ने इसको फ्रीज़ किया। ऐसे ही फाटा में 3 सॉर्टी होंगी घंटे में, और गुप्त काशी में 3 सॉर्टी। अभी कुछ चेंजेस किए गए थे क्योंकि 3 सॉर्टी गुप्त काशी में पहले 2 सॉर्टी थी, अभी 3 सॉर्टी की गई। तो मोर और लेस हम लोगों की सॉर्टीज़ भी क्लियर हैं कि कितनी सॉर्टीज़ होनी है बेस्ड ऑन द टाइमलाइन एंड फ्लो। तो मैम, जो ये हादसे हो रहे हैं और लगातार जो यात्री हैं वो सवाल उठा रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं, यूकाडा को भी कह रहे हैं, डीजीसी को भी कह रहे हैं, क्योंकि जो यात्री हैं वो उत्तराखंड आते हैं और आप उत्तराखंड शासन में हैं, यहाँ के लोग और यात्री जो हैं आपकी जिम्मेदारी है, डीजीसीए दिल्ली में है, तो किस तरह से आपको लगता है कि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है? डीजीसीए और यूकाडा किस तरह से मिलके इसको रोकेंगे, क्योंकि अब जो है हद बहुत आगे तक बढ़ गई है, क्योंकि लगातार एक ही महीने में 5 हादसे हो गए, और इसको कैसे कंट्रोल करें? तो जैसे मैंने बताया कि अब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है इस बीच। ऑफ लेट अगर आप 2018-19 से देखें और अब तक देखें तो चार्टर्ड ऑपरेशन से लेके और बाकी ऑपरेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, शटल भी और चार्टर्ड भी। तो अब जैसे कल हमारी जो बैठक भी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि एक समिति का गठन किया जाए जिसमें कि सचिव गृह जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये समिति रहेगी, और जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स अभी इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं टू हैव अ स्मूथ एंड सेफ ऑपरेशंस वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस अगर कोई हैं, रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग अगर कोई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब इम्प्लीमेंट की जाएं, क्योंकि ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इन ऑपरेशंस की अब सेफ्टी नॉर्म्स की जो सेफ्टी नॉर्म्स एग्जिस्टिंग हैं अगर कहीं मिसिंग है तो उनको फिल किया जाए। एक बात और कही जाती है कि जो पायलट्स हैं वो ब्लाइंडली फ्लाई कर रहे हैं, ये बात कई समाचार पत्रों में भी थी और लोग भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये ब्लाइंडली पायलट्स उड़ रहे हैं, सिर्फ उनके पास एक वेदर का सिस्टम्स है, बाकी इनके पास कोई एटीसी, कोई बातचीत करने के लिए कोई नहीं जो उनको गाइड कर सके? तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस जो होते हैं, ये पूरे के पूरे जो टेक्निकल इसका एस्पेक्ट होता है वो मोर और लेस डीजीसीए द्वारा देखा जाता है, और डीजीसीए के द्वारा जो सर्कुलर ऑप्स होता है उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि हिल्स में अगर ऑपरेशंस होंगे तो किस तरह से हिल्स में ऑपरेशंस होंगे। जैसे मैंने बताया कि वेदर के लिए भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और एटीसी के लिए, और इनफैक्ट अब हम एक सेपरेट फ्रिक्वेंसी के लिए भी हमने एक पत्राचार कर रखा है, क्योंकि अभी हमारी फ्रिक्वेंसी जो है कहीं और से है, तो हम जो हमारा एरिया है उसकी फ्रिक्वेंसी के लिए अलग से एक फ्रिक्वेंसी मिल जाए, सो दैट जो कम्युनिकेशन हमारे पायलट्स के बीच में होता है वो भी ट्रैक हो पाए। एक रिकॉर्डर लगाने की बात हुई है जिससे कि जो नीचे हमारे हेलीपैड्स हैं और ऊपर जो है उसमें रिकॉर्डर की भी व्यवस्था की बात की गई है, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले समय में खरीद लेंगे और उसको भी डिप्यूट कर देंगे।
आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि लगातार इसमें काफ़ी आक्रोश भी है लोगों में। एक लोग जानना चाहते हैं कि अब इसके बाद और क्या। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं अब इस हादसे के बाद सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है कि लोगों में विश्वास हो सके कि एक हेलीकॉप्टर की यात्रा जो है सॉर्टीज़ कम होंगी या कोई नया रास्ता होगा या फुल प्रूफ है कोई प्लान सरकार लेकर आ रही है। तो अभी हमारे ऑपरेशंस 22 जून तक हैं। नॉर्मली जैसे पिछले सालों में भी होता है, बरसात के टाइम पे हम ऑपरेशंस बंद कर देते हैं और 2 महीने का गैप होता है ये। और 2 चॉपर्स हम इसलिए रखते हैं कि अगर कोई बहुत ही असक्षम है जाने के लिए ऊपर, तो वो 2 चॉपर हम 2 ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 2 चॉपर वहाँ पे रख दे। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे 22 जून तक हैं। उसके बाद जो हमें अभी गैप मिल रहा है उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि समिति का गठन भी हो गया है, जो कि सारे आस्पेक्ट्स को देखते हुए कि अब नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑपरेशन हम किस तरह से स्टार्ट करें, कैसे रिज्यूम करें और क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाएं कि ये जो हादसे हुए हैं वो कभी आगे भविष्य में ना हो। और स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्टर कोऑर्डिनेशन के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सिविल जो सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने आपको क्या? हमें जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से कहा गया है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, दोनों का जो एक कंसेंसस है वो क्लियर है कि एक तो जो ऑपरेटर्स हैं जो नियमों को तोड़ रहे हैं या नियमों के अनुसार नहीं चल रहे उन पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, जो की भी गई कल भी। और दूसरा कि अब जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में हो, जिससे कि भविष्य में इस तरह का कोई भी दुखद हादसा ना हो। मैम, पायलट्स को लेकर जैसे कि कहा जाता है कि स्ट्रेस में रहते हैं, तो पायलट्स का आपके पास डेटा आता होगा कि कितना फ्लाई कर रहे हैं, तो कितना फ्लाई कर सकते हैं? आपके पास शिकायतें भी आती होंगी। बेसिकली पायलट्स डायरेक्टली, क्योंकि दे आर हायर्ड बाय द ऑपरेटर्स और उनके एंडोर्समेंट जो हैं वो डीजीसीए ट्रेन करके, हिल में अगर एंडोर्समेंट करना है तो डीजीसीए टीम विल कम एंडोर्स देम एंड देन ओनली दे कैन फ्लाई। तो ये कि वो स्ट्रेस में है या ओवरलोडिंग हो गई है, इसकी तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, जो भी पायलट यहाँ पे फ्लाई करता है उसके नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, उनका हिल एंडोर्समेंट होता है, उसी के बाद ये क्वालिफाई हो पाते हैं टेरेन में फ्लाई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूकाडा की सीईओ सोनिका मीना जी, जिन्होंने कहा है कि सरकार ने अब एक समिति का गठन किया है और ये समिति जो है वो गहनता से जांच करेगी और इसके बाद हेली सर्विसेज पर जो लगाम लगानी है, जो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना है, उसके लिए आगे कदम उठाएगी। डीजीसीए ने भी सख्त कदम उठाते हुए पहले एक एस्ट्रल एविएशन के लाइसेंस रद्द किया, उसके बाद आर्यन एविएशन का लाइसेंस रद्द किया है और सरकार ने आर्यन एविएशन पर मुकदमा भी दर्ज किया है। लेकिन लगातार लोगों में रोष है, उनका कहना है कि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे भरोसा उठता है और आस्था का सवाल है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब 2 महीने के लिए मॉनसून का गैप आने वाला है, उसके बाद सरकार किस तरह से तैयारी पूरी करती है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।